हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि तीसरे चरण का काउंसलिंग का डेट कब तक जारी हो सकता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक डेट फिक्स किया गया है 31 अक्टूबर 2021 तक का, यानी उस डेट तक वो डेडलाइन है, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए, यानी जो भी सत्यापन करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसका वो हो जाना चाहिए। तो क्या उस डेट तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है? कब तक नियुक्ति पत्र मिल सकता है? 7वां चरण कब तक होगा? ये सारे प्रश्न हैं, तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे राजेंद्र सर से, क्योंकि राजेंद्र सर आज सचिवालय गए थे। तो चलिए सबसे पहले वेलकम करते हैं राजेंद्र सर का। राजेंद्र सर, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, राजेंद्र सर, आज आप सचिवालय गए थे, तो सचिवालय आज जाने के क्रम में आपकी मुलाकात किनसे हुई, इसके बारे में सबसे पहले बताएं। सबसे पहले मैं बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को नमस्कार करता हूं। और आज हम लोग सचिवालय गए थे और हमारे साथ विनीता जी गई थी, शंभू सुमन जी गए थे, अभिषेक चौबे जी गए थे, पप्पू जी गए थे, आदित्य जी गए थे और नवादा के 8-10 अभ्यर्थी भाई हमारे साथ थे। और बांका से पूरी फैमिली के साथ 5-7 लोग आए हुए थे। सभी लोग मिलकर के हम लोग सचिवालय में आज गए और वहां पर माननीय अपर मुख्य सचिव प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय, प्रधान सचिव से हम लोगों ने मुलाकात की। और भी कुछ वहां के जो शिक्षा विभाग के जो डीलिंग असिस्टेंट, जो भी वहां के कर्मचारी हैं, उनसे भी हमने बात की और दीपक सर से भी हमने बात की। बहुत लोगों से हम लोगों ने बात की और उनसे मिलने का काम किया। तो देखा जाए तो सर ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, जिसमें मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा निदेशक और प्रधान सचिव संजय सर थे। तो यहाँ पे प्रश्नों का सिलसिला जारी करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत सारे अभ्यर्थियों के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं, कुछ दिनों से रिप्लाई मैंने नहीं दिया, इसके लिए सॉरी। लेकिन सर, ये प्रश्न है कि तीसरे चरण का जो काउंसलिंग का डेट है, जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण यूं कहें कि ये तीसरा चरण नहीं है, ये कहा जाए फेज है, चक्र है। तीसरा जो चक्र है, इसका काउंसलिंग का डेट कब तक जारी होगा? देखिए, बहुत ही अहम प्रश्न है और मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि प्रधान सचिव शिक्षा विभाग और प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय और अन्य अभ्यर्थियों से जब वहां के जो भी हमारे अभ्यर्थी भाई थे, सब लोग जब इस बात पर हम लोग चर्चा किए कि सर तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट कब तक आ जाएगा, तो उन्होंने जो जवाब दिया, उनका कहना था कि हम लोगों ने राज्य निर्वाचन आयोग को तीसरे चरण की काउंसलिंग कराने के लिए अनुमति के लिए आवेदन दिया है। वहां से विभाग राज्य निर्वाचन आयोग से कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया है, कुछ चीजें मांगी गई हैं जो हम लोग उनको दिए हैं और भी मंडे को देने वाले हैं। और जब तक अनुमति वहां से नहीं मिल जाती है, तब तक हम तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट जारी नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो कहने का मतलब था, उनका जो अर्थ था, वो स्पष्ट रूप से यही है कि वो अनुमति के नाम पर किसी तरह अभ्यर्थियों को आगे बरगला करके समय को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हमें लगता है कि चुनाव के बाद ही ये काउंसलिंग का डेट जारी करने वाले हैं। ये अनुमति के नाम पर चुनाव के बाद तक ये खींच करके ले जाना चाहते हैं और चुनाव के बाद ही काउंसलिंग का डेट ये लोग जारी करेगा, हमें जहां तक उन लोगों की बातचीत से पता चला। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि चुनाव के बाद ही तीसरे चरण की काउंसलिंग की होने की संभावना है। अच्छा सर, यहाँ पे एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, जैसे आपने बताया कि सोमवार को फिर से डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ये सारे प्रोसेस है। तो ये राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने की हमेशा बातचीत हो रही है। कभी होता है कि 2 दिनों में अनुमति मिल जाएगा, कभी होता है ये डॉक्यूमेंट मांगा गया है। तो ये प्रोसेस क्या है, ये अनुमति क्या है, ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपने पूछा है, मैं चाह रहा था। देखिए सर, सबसे पहली बात है कि सरकार की अगर मंशा, ये सरकार की शिक्षा विभाग के जो पदाधिकारियों की मंशा अगर साफ है तो बहुत जल्द काउंसलिंग हो सकती है। लेकिन उनका पता नहीं क्या है, नहीं है। पिछले 1 सप्ताह से हम सुन रहे हैं कि 24 घंटे में होगा, तो 1 दिन के बाद होगा, तो दूसरे दिन के बाद होगा।
लेकिन अचानक ये क्या हो गया कि आज अनुमति की बातें की जा रही है। मैं कुछ बातों को याद दिलाना चाहूंगा कि आपको पता होगा सर कि जो माननीय शिक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट आया था कि ये वर्तमान जो शिक्षक नियोजन प्रक्रिया या काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है उस पर चुनाव आयोग का या जो चुनाव का आचार संहिता का कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो मैं तो सीधे सीधे प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से और प्रधान सचिव जी से करबद्ध मैं रिक्वेस्ट के रूप में कहना चाह रहा हूं, प्रश्न करना चाह रहा हूं कि सर आप किस बात की अनुमति लेना चाह रहे हैं जब आपका चुनाव आयोग का या आचार संहिता का वर्तमान नियोजन प्रक्रिया जो चल रही है जिसमें काउंसलिंग की जो डेट लेने की बात हो रही है इस पर कहीं कोई इसका प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। मैं तो आपको सिर्फ ये सलाह के रूप में कहना चाह रहा हूं सर कि आप चुनाव आयोग को या राज्य निर्वाचन आयोग को ये लिख करके दीजिए आवेदन के रूप में कि हम लोग प्रथम चरण द्वितीय चरण की काउंसलिंग जो चुनाव से पहले से होती आ रही है उसी को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ आप मार्गदर्शन करें और हमें सिर्फ प्रशासनिक मदद करें, ये लिख करके दिया जाए। अनुमति क्या लेना है? अनुमति तो कोई नई चीजों के लिए ली जाती है, कोई नई चीज आप करना चाहते हैं तो ये तो प्रोसेस, ये 5 जुलाई 2019 का नोटिफिकेशन है और उसका प्रोसेस प्रथम चरण द्वितीय चरण चुनाव की जो तारीख जो आचार संहिता जो 24 तारीख को जारी किया गया उसके पहले का ही है, इसलिए इसमें कहीं अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप चुनाव आयोग को ये लिख करके भेजिए कि जो काम हम प्रथम द्वितीय चरण की जो हम काउंसलिंग करा रहे थे उसी को लगातार कंटिन्यू कराना चाह रहे हैं। हमें सिर्फ आप मार्गदर्शन करें और हमें उसके लिए प्रशासनिक मदद करें, ये लिख करके दीजिए। आप अनुमति 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 ये किस चीज की अनुमति मांग रहे हैं? आप अनुमति मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आप यही सिर्फ लिख करके दीजिए। और आपको अगर मनसा साफ है तो आप चाहेंगे तो डीपी के बाद भी आपको समय मिल जाएगा, बीच में 2 दिन 3 दिन के अंदर में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन आप तो चाह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम कराना चाह रहे हैं। आप अनुमति का बहाना लेकर के हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं उनको बरगलाने का काम आप लोग कर रहे हैं। आप क्यों नहीं स्पष्ट बोलते हैं कि हम चुनाव के बाद ही काउंसलिंग का डेट जारी करेंगे? हाँ, जब नहीं हो पाते क्लियर कह दीजिए। बिल्कुल, आप जो इस तरह से हमारे अभ्यर्थियों को बरगला करके क्यों रखना चाह रहे हैं? आप सीधे कहिए, आपको डर किस बात की है? आप इस तरह से बरगला के हमें अच्छा नहीं लग रहा है। अनुमति 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 की कोई जरूरत नहीं है। आप मार्गदर्शन लीजिए उनसे कि हम कराना चाहते हैं कंटिन्यू, हमको मार्गदर्शन कीजिए। और मार्गदर्शन ही नहीं कीजिए, हमें प्रशासनिक जो मदद चाहिए वो कीजिए, बस इतना ही करने की जरूरत है और इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। और इस तरह से लोगों को बरगलाइए नहीं, मेरा ये रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है शिक्षा विभाग से। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी BA एमएड किए हुए हैं, हम लोग कोई ऐसा मत समझिए कि हम लोग आपकी बात को भाषा को नहीं समझ रहे हैं। हर एक भाषा और हर एक आंखों से जो इशारा आप लोग एक दूसरे के प्रति कर रहे हैं वो सारा इशारा भी हम समझ रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि हम लोग अनपढ़ है नहीं समझ रहे हैं। लेकिन आप इस तरह का काम मत कीजिए, बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए। और आपको जो मन में है वो साफ बोलिए कि हम ये चुनाव के बाद ले जाना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं और अपडेट कर देना चाहता हूँ कि इससे पहले कहा गया था कि 15 अगस्त तक आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। इसके बाद कहा गया था कि दीपावली में आप अपने पैसे से मतलब मिठाई वगैरह खाइएगा, ये सारी चीज का उससे पहले खा लीजिएगा इतना कि उसमें अच्छा नहीं लगेगा मिठाई। ये सारे स्टेटमेंट है, ये कहा गया है। इसके साथ ही देखिए अब उन बातों को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो तीसरे चरण का जो काउंसलिंग था वो बताया गया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा, डेट आ जाएगा। ये पहले हमने भी वीडियो में दिखाया है, को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है डेट आ जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी अपडेट नहीं है। और निचोड़ के रूप में पूछा जाए राजेंद्र सर से, राजेंद्र सर का ये कहना है कि ये चुनाव के बाद तीसरा चरण हो सकता है। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं घुमा फिरा करके बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, जो आज उन लोगों के जो रवैया था, बातचीत करने का जो तरीका था, जो वो बिल्कुल ही इस चीज को टाल मटोल करके चुनाव के बाद ले जाना चाहते हैं। और वो बार बार कह रहे हैं कि इधर डीपी की छुट्टी है, इधर बीच में मुस्लिम भाई लोगों का पर्व है, फिर इधर जो है दीपावली है, उधर छठ है। यानी कहने का मतलब है कि छठ
11 नवंबर तक छठ ही है, तो हो सकता है कि 15 नवंबर के बाद ये शेड्यूल जारी करें और दिसंबर के फर्स्ट वीक में लोग करें। लेकिन ये बात कहने में डर रहे हैं लोग कि लड़का लोग हंगामा करेगा। अरे भाई, आप अगर आप चाह लेंगे तो आपको 3 दिन का तो समय चाहिए। 3 दिन का इधर भी आपको डीपी के बाद समय मिल रहा है, लंबा टाइम मिल रहा, आप चाहेंगे तो करा सकते हैं। लेकिन आप तो खींच को ले जाना चाहते हैं चुनाव के बाद। स्पष्ट रूप से यही बात है, मैं आपको खुलकर बता रहा हूं, स्पष्ट बता रहा हूं, यही सरकार की और शिक्षा विभाग की मंशा है। ये देखिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सही होने वाला है सर। ये जो रवैया, हम भी बहुत प्रयास किए, लेकिन इस तरह का ये लोग का रवैया है, स्पष्ट ये लोग बोलता ही नहीं है, कुछ एकदम मन का बात अंदर, अब कुछ बाहर। यहाँ पे सर कोई भी बात अगर बोलना, अगर आप झूठ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो ये गलत प्रभाव पड़ता है। अगर आप कहते हैं कि चुनाव एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अभी सारा चीज हमने देखा है कि वहां पे चुनाव का देखा जाए तो 6 चीजों का चुनाव हो रहा है, 6 उम्मीदवार है, कैंडिडेट हैं, तो एक तरह से जितना सारा प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हमने देख के आया है। और जो वोटिंग करने जा रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रहा है, तो ये है, तो उनको स्पष्ट कर देना चाहिए। जो भी दिक्कत है सामने अभ्यर्थियों के सामने रखिएगा, कहिएगा इस डेट के बाद हम निश्चित रूप से करेंगे, तो मानना ही है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप सच भी बोलिएगा, आगे चल के कोई मानेगा ही नहीं। इससे बढ़िया है कि जो भी कहना है क्लियर हो जाता है तो और अच्छा होता है। चलिए हम बात आगे बढ़ाते हैं सर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आते हैं। जो प्रमाण पत्र सत्यापन की जो चर्चा हो रही थी, उसका एक डेट दिया गया था 31 अक्टूबर 2021 तक। और इसमें एक बात और मैं जोड़ दूं कि अभी तक मेरे ख्याल में देखा जाए तो मेरे नजर में 10 से 11 जिलों के तरफ से अभी तक आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित लेटर। इस पे आपको क्या कहना है कि डेडलाइन जो है 31 अक्टूबर तक, उस समय तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा सभी जिलों का? देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें सरकार की जो तत्परता होनी चाहिए। सरकार अगर तत्पर होकर के, सीरियसली होकर के अगर काम कराना चाहेगी तो हो सकता है। लेकिन चूंकि अभी आप बता रहे हैं कि 11-12 जिला का नहीं, हमको लगता है कि जब भी चिट्ठी सचिवालय से जारी होती है तो फैक्स के द्वारा चला जाता है 38 जिला के पास। तो कहीं ना कहीं नियोजन इकाई जो है उन पर निर्भर करता है कि वो कितने तत्पर हैं, वो काम को कितना सीरियसली लेना चाहते हैं। अभी बहुत से डीओ से बात कीजिएगा तो कहेंगे कि आप लोग अभी शिक्षक बने नहीं, आप लोग तो माथा पर सवार हो गए। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट दे रहे हैं डीओ साहब लोग, तो कहने का मतलब है कि वहां की नियोजन इकाई पर निर्भर करेगा कि जो सर्टिफिकेट का जो सत्यापन होने वाला है वो कितना तत्परता के साथ करते हैं। और शिक्षा विभाग को लगातार मॉनिटरिंग करना होगा, हर एक जिले का जो है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर पूरी तत्पर और ईमानदारी से काम करेंगे शिक्षा विभाग, तो हमें लगता है कि 31 तारीख तक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसमें जरा से भी शिथिलता बरती जाएगी, जरा सा भी ढुलमुल नीति अपनाई जाएगी, तो नियोजन इकाई अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, तो हमें लगता है कि लंबा टाइम खींच लेगा लोग। तो अभी तो इस पर हम विशेष नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन दे दिया है सत्यापन के लिए 31 अक्टूबर को। अब 31 अक्टूबर को दिए हैं डेडलाइन, तो उस डेडलाइन को हमें भी देखना होगा। लेकिन एक चीज मैं अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि जितने भी 38 जिला में जो भी जिला से संबंधित अभ्यर्थी हैं, वो उस जिला के डीओ कार्यालय में जाकर के या डीपीओ कार्यालय में जाकर के और काम की मॉनिटरिंग करें आप लोग अपने स्तर से भी, कि वो काम कितनी तेजी से हो रहा है, शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है। आप उनको परेशान मत करें, उनको केवल आप मॉनिटरिंग करें, पुश आउट करते रहें कि काम हो रहा है कि नहीं। क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम छोड़ देंगे नियोजन इकाई पर और या शिक्षा विभाग पर, तो शिक्षा विभाग को तो अपने हिसाब से काम करना है, नियोजन इकाई अपने हिसाब से काम करेगी। तो हम लोग को भी एक फर्ज है, खासतौर से महिला भी 10-12 के 15 के ग्रुप बना करके जाए वहां पर, डीओ से मिले, डीपीओ से मिले, स्थापना के जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करें, लेकिन उनको डिस्टर्ब नहीं करें, उनसे केवल ये पुश आउट करते रहें कि मेरा काम कहां तक चल रहा है, कब तक सर इसकी संभावना है। थोड़ा सा इसको बोलने से थोड़ी तत्परता और रेगुलरिटी बनी रहेगी। तो ये इसको हम लोग अपने जिम्मेवारी को लेकर के काम करें, ये मुझे कहना है। अच्छा ठीक है सर, अगर मानते हैं कि 31 अक्टूबर 2021 तक शायद हो जाए या नहीं हो, आपको क्या लगता है सर नियुक्ति पत्र कब तक मिलेगा? देखिए, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सत्यापन हो जाने के बाद हमें लगता है कि अक्टूबर में हो जाएगा, तो नवंबर या दिसंबर में, हमें लगता है कि नवंबर में अगर ज्यादा जिस तरह से काम तत्पर होकर सरकार कर रही है, अगर करे ईमानदारी पूर्वक,
तो हमें लगता है कि नवंबर में मिल जाना चाहिए। अगर कुछ टाइम अगर 31 अक्टूबर तक अगर नहीं हो पाता है, अगर मान ली संभावना बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि 1 आध महीना और समय लगे, तो दिसंबर तक हमें उम्मीद है। अच्छा, यहाँ पे एक और पेच है। पेच ये है कि मान लीजिए नियुक्ति पत्र मिलने की जब आप बात कह रहे हैं, तो इसमें जो तीसरा चक्र है वो नहीं हुआ है, उसका अलग से डेट आएगा। तो क्या तीसरा जो चक्र है उसके होने से पहले आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा? देखिए, ये तो कितनी बार हम लोग जब बातचीत करते हैं पदाधिकारियों से वहां जाकर के, तो वो साफ बोलते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा, वो साफ बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि जब तीसरे चरण का काउंसलिंग नहीं हो पाएगा तो हमें कहाँ से नियुक्ति पत्र मिल पाएगा, क्योंकि ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये वहां का जो पदाधिकारी बताते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद ही नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो अब तो हो सकता है कि ये जो काउंसलिंग का डेट चुनाव के बाद रखेंगे, तो हमें लगता है कि नियुक्ति पत्र भी चुनाव के बाद ही मिलेगा। हमें तो नहीं लग रहा है कि पहले मिल जाएगा। अब देखिए, अब जैसे आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, हाँ संभावना, अब आप जिस तरीके से कहें उसको हम समझाते हैं अपनी भाषा में। अगर आप सोच रहे हैं कि नियुक्ति पत्र, मतलब जैसे सर ने कहा मेरे प्रश्न के जवाब में, तो अगर आप सोच रहे हैं नियुक्ति पत्र नवंबर दिसंबर मिल जाएगा, लेकिन सर ने कहा कि तीसरा चरण का काउंसलिंग होगा, उसके बाद तीसरा चक्र का काउंसलिंग होगा, उसके बाद मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा चरण आपका कब हो रहा है? तो चुनाव के बाद। चुनाव कब तक है? 12 दिसंबर तक है। 12 दिसंबर के बाद काउंसलिंग होता है, यानी जनवरी में हो सकता है या दिसंबर के लास्ट वीक में हो सकता है। अगर जनवरी में होता है तो उसका जाहिर सी बात है कि उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें भी लगेगा 1 से 2 मंथ, यानी फरवरी तक होगा, फरवरी या मार्च तक। यानी जो आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा वो आपको अप्रैल या मार्च में मिल सकता है। इससे पहले मिलने की संभावना मुझे नहीं लगता है। अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर इधर जो अक्टूबर में उन्होंने कहा था कि आपका तीसरा चरण हो जाएगा, तीसरा चक्र हो जाएगा, तो वो अलग बात है। लेकिन जैसे सर ने कहा उसको हमने स्पष्ट किया कि कब तक मिल सकता है, तो यह आपका मार्च अप्रैल हो सकता है। अब इसको आगे बात बढ़ाते हैं सर, कि आपका नियुक्ति पत्र हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तीसरा चरण हो गया। अब हमें एक प्रश्न और पूछना है कि अभी तक हमने जो एजुकेशन वेबसाइट है, बिहार का एजुकेशन जो वेबसाइट है स्टेट एजुकेशन बिहार, वहां पे देखा जाए तो 35 जिले का चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपलोड हुआ है, लेकिन 3 जिले का अभी तक नहीं हुआ है। वो जिला है आपका बांका, दरभंगा और बक्सर। ये जिले का अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है 3 जिले का? देखिए, आज जो ये इस मैटर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से हम डायरेक्ट बात किए, और उसमें उन्होंने जो उनका पीए साहब थे बगल में खड़े थे, उनको उन्होंने कहा कि अभी तक ये 3 जिले का क्यों नहीं अपलोड हुआ। तो पीए साहब का कहना था कि बांका और दरभंगा को हमने भेज दिया है, लेकिन दरभंगा का जो 97 पेज का है उसमें ज्यादा एमबी का है, वो एक अपलोड नहीं ले पा रहा है। तो उनका कहना है कि डायरेक्टर साहब का कहना है कि उसको छोटे छोटे करके अपलोड कीजिएगा तो अपलोड हो जाएगा। तो हमें लगता है कि बांका और दरभंगा का तो हो जाएगा, लेकिन बक्सर में चूंकि वहां पर कुछ जांच प्रक्रिया चल रही है, तो हमें लगता है कि जांच होने के बाद ही वहां फिर उसको बिहार सरकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लेकिन दरभंगा और बांका का हमें लगता है कि बहुत जल्द हो जाएगा, चूंकि इस मैटर को कई बार वहां जाकर उठाया भी गया है। बहुत से लोग जाकर के इस मैटर को उठाया, और आज हम डायरेक्ट खुद प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय से ही पूछ लिए कि आखिर ये क्या मैटर है। तो उन्होंने कहा कि पीए साहब का कह रहा था कि लंबा जो है वो 97 पेज का है, तो ज्यादा एमबी का है, वो अपलोड नहीं ले पा रहा है, उसको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे करके अपलोड किया जाएगा तो हो जाएगा। हमें लगता है कि बहुत जल्द हो जाना चाहिए। मंडे, चूंकि कल बंद है, परसों बंद है, मंडे से लेकर के और वेडनेसडे के बीच 2-3 दिन में हो जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं, सारे प्रश्न मेरे ख्याल से आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। एक प्रश्न और बचता है, वो है 7वां चरण का। क्या लगता है सर, 7वां चरण कब तक होगा? अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी ये कहेंगे कि तीसरा चरण हो ही नहीं रहा, तीसरा चक्र हो ही नहीं रहा, और 7वें चरण की चर्चा हो रही है। ये चर्चा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसके इंतजार में है। तो आपको क्या लगता है सर, 7वां चरण कब तक होगा? और होगा तो क्या बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए होगा, यानी जो भी है 11 वगैरह सब उन लोगों का ही होगा, यानी 9 to 12 का होगा, या 1 to 8, 9 to 12 दोनों का होगा? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 1 सेट क्लास की मैं बात कर लूं, उसके बाद में स्टेट की मैटर आएगा, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जो रवैया सरकार की अभी चल रही है, आपको पता होना चाहिए कि 5 जुलाई 2019 से हम लोग का प्रक्रिया शुरू हुई
और अभी तक जो है चुनाव के बाद अभी तीसरे चरण की काउंसलिंग होगी, फिर जांच होगी, सत्यापन होगा सर्टिफिकेट का। तो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो आप कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। हम लोग को थोड़ा भी बुरा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं, मार्च बता रहे हैं, लेकिन हकीकत बात आप बता रहे हैं। हकीकत बात जो बोले हैं ना, बिल्कुल सही बोले हैं। क्योंकि आप उसके पहले संभावना नहीं, आपको मान लेते हैं कि अगर हम लोगों को प्रथम और द्वितीय चरण का भी सर्टिफिकेट का सत्यापन भी हो जाएगा, तो हमें लगता है कि तीसरे चरण का वो करने के बाद ही एक साथ में देगा हमें जहां तक लग रहा है। मैं आपको एक संभावना बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज आप सही बोल रहे हैं। अब जब तक इस छठे चरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी, तब तक सातवें चरण की नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। ये तो इसके आपको पता है, ये प्रोसेस है, प्रक्रिया है। तो इसका होने के बाद ही हमें लगता है कि अगर उसमें भी आपको मैं बता रहा हूं कि सातवें चरण की जो सरकार बार बार बोल रही है कि हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं, बहुत जल्द करने जा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि सातवें चरण के लिए भी आपको जोरदार आंदोलन करना होगा। बिना आंदोलन किए हुए, पहले शिक्षा मंत्री भी रुक जाते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं हुआ, जब भी हुआ सरकार अपने मन से की है। लेकिन मैं जानता हूं कि जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक सातवें चरण कभी नहीं हो पाएगा। आप देख लीजिएगा, ये बोलते हैं कि आंदोलन से कुछ नहीं होता है, अब जितना भी अभी तक हुआ है आंदोलन से ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं सातवें चरण के लिए अभी इंतजार करना होगा। छठे चरण पूरा क्लियर होने दीजिए, 1 स्टेट क्लास के। ए स्टेट का जहां तक मैटर है, तो ए स्टेट में एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें जो छठे चरण की जो चल रही है, जिसमें आपको 32 या 33 हजार पर जो आवेदन लिया गया, उस पर जो काम हो रहा है, तो उस पर हमें लगता है कि जनवरी तक उसका डेडलाइन दिया गया कि जनवरी तक हर हालत में उसको सारा चीज कर दिया जाएगा। काउंसलिंग वगैरह या मेगा सूची का जो भी होगा वो सब करा करके उसके बाद में नियुक्ति पत्र देने या जो भी करना कर लिया जाएगा। तो जनवरी में हमें लगता है कि जनवरी में ए स्टेट का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। लेकिन जनवरी में आएगा तो एक चीज हमको जहां तक आज हम सुने हैं, अब सुने हैं कहाँ सुने हैं उसको बात को छोड़ दीजिए, लेकिन हम सुने इस बात को अपने पदाधिकारियों के द्वारा ही कहा जा रहा था कि उसमें दोनों को, मेरिट वाले को और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले दोनों को मौका दिया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा और उस पर उसको काउंसलिंग ये मेगा सूची बनाया जाएगा। अब शायद बीए और बीएड को जोड़कर बनाया जाएगा, 2 से भाग दे करके कि क्या किया करेगा, लेकिन वो सबको दोनों को मौका मिलेगा और उसमें मेरिट लिस्ट बना करके तब फिर उस पर जो है उसकी वरीयता सूची के आधार पर उसका जो है काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग के बाद में उसको फाइनल मेरिट लिस्ट बना करके नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये हम सुने कहीं पर, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो मेरिट जो लिस्ट वाले जो मेरिट में है वो काफी लगातार प्रयास कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिल रहे हैं और हमें लगता है कि 4 अक्टूबर से वो लोग गर्दनी बाग में आमरण अनशन भी करने वाले हैं। जैसा कि हमने आज देखा वहां पर टेंट बना हुआ था, तो हमें लगता है कि कहीं हो सकता है कि वो लोग करें। अभी तक हम उस पर स्पष्ट, चूंकि हमको जानकारी, लेकिन हमें लग रहा है कि वो करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रयास में है कि भाई हम लोग को मेरिट वाले को, तो इस मुद्दा पर तो विशेष हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो कुछ सुना मैंने कि जनवरी में आवेदन लिया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन, और उसमें दोनों का आवेदन लिया जाएगा। अब इसमें सरकार का क्या मंशा है, क्या करना चाह रही है, कैसे करना चाह रही है, ये बाद के पर जब आएगा सामने तो उस समय हम लोग को सामने दिखाई देगा। तो बस हमें इतना ही कहना है। अब हम कंक्लूजन ले लेते हैं 1 to 8 के बारे में। 1 to 8 में हमेशा कहा गया है ये कि जो छठा चरण है उसके बाद ही सातवां चरण आपका स्टार्ट होगा। अगर छठा चरण मतलब चुनाव के बाद तीसरा चक्र होता है तो जाहिर सी बात है ये मार्च तक जाएगा, यानी अप्रैल मई के बाद ये सातवां चरण स्टार्ट हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे तब। अब सर ने कहा आंदोलन वगैरह का, तो इसके बारे में तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मतलब इसके बाद ही हो सकता है, यानी फरवरी के बाद ही, चलिए जनवरी फरवरी के बाद आपको ये सारे प्रोसेस देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं एस्टेट के बारे में कि एस्टेट में जो ये छठा चरण चल रहा है उसका जो डेट है, लास्ट डेट, वो दिसंबर तक ही है, यानी 12 दिसंबर समथिंग है। हमने अपडेट भी दिया था। तो उस समय तक अगर ये सारा प्रोसेस अगर कंप्लीट होता है, तो सर ने कहा कि जनवरी में, गवर्नमेंट भी चाहती है कि जनवरी में स्टार्ट हो, तो अगर सारा चीज प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि जनवरी में स्टार्ट हो, तो जनवरी में स्टार्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है। कोई एस्टेट वाले अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे और इसमें इन्होंने मेरिट नॉन मेरिट दोनों की चर्चा की है।
मेरिट नॉन मेरिट तो होंगे ही, साथ में इसके साथ ही जो 2011 के जो क्वालिफाइड हैं वो भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि वो भी स्टेट हैं, लाइफ टाइम हो गया उनका भी, तो ये तीनों लोग अप्लाई करेंगे। इसमें एक नया चर्चा का विषय ये है जो सर ने कहा अभी कि कैसे बनेगा उनका, यानी न्यूमाली इसका चेंज हो रहा है। जो मेरिट का सेगमेंट है ना, हो सकता है ओल्ड वाला ही आपके सामने देखने को मिले, ओल्ड में जैसे स्टेट का वेटेज वगैरह मिलता था उस तरीके से देखने को मिले। यानी इसके लिए जनवरी में आपका हो सकता है ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाए और ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से होगा। अब ये सेंट्रलाइज जो शब्द है कुछ लोग समझ नहीं पा रहे कि सेंट्रलाइज ये हो गया जैसे में आप एक जगह घर बैठे एक ही आवेदन करेंगे, 50 आवेदन नहीं होगा जैसे अभी हो रहा है, तो एक ही आवेदन करेंगे, फिर वो क्या होगा, वो आवेदन सभी को, मतलब वो जो आवेदन होगा सभी जिले के लिए मान्य हो जाएगा पूरा बिहार लेवल पे। अब जो मेरिट में आते जाएंगे वो उनका जहां जहां चॉइस होगा वहां वहां वो सिलेक्ट होते चले जाएंगे, और जो बच जाएंगे वहां पे लास्ट में आप चले जाएंगे। यानी एक तरह से कहा जाए कि एक ही बार में सभी लोग का सिलेक्शन हो सकता है। अब इसके बाद जो सिलेक्शन होगा वो आपको जिले वाइज होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी चीज प्रोसेस करना है वो जिले वाइज होगा। तो ये होगा सेंट्रलाइज तरीके का। कुछ अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न है कि नियोजित क्या होता है, नियमित क्या होता है। तो देखिए नियोजित जो शब्द था नियोजित शिक्षक का, वो नियोजित जो शब्द था गवर्नमेंट ने अभी हटा दिया, लेकिन फिलहाल क्लियर करके बता देते हैं कि जो अभी पे स्केल जो मिल रहा है नियोजित टीचर को बहुत कम है, लेकिन जो नियमित थे यानी जो पहले से थे जिन्हें नियमित कहा जाता था उन्हें 9300 का स्केल पे मिलता था, यानी उनकी स्टार्टिंग सैलरी 35-40 हजार होती थी। लेकिन जो अभी स्टार्टिंग सैलरी ये 15 से 20 हजार है। कोई ये अंतर है नियमित और नियोजित में। नियमित शब्द मतलब चल रहा है, लेकिन नियोजित जो शब्द है ये हटा दिया गया। जो भी हो रीजन गवर्नमेंट जो भी जिस कारण से हटाई हो इस पर ज्यादा हम नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन नियमित नियोजित ये क्लियर हो गया, सेंट्रलाइज क्लियर हो गया, ऑनलाइन आवेदन भी आपका क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से जितने भी आपके प्रश्न थे सारे ओके हो गए। अब आते हैं फिर से राजेंद्र सर से बात करते हैं। राजेंद्र सर से अब लास्ट प्रश्न ये है कि सर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, सभी अभ्यर्थी जो व्यूअर्स हैं जो आपको देख रहे हैं उनसे कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। देखिए हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जो हम लोगों ने कई कई कैटेगरी में बांट दिए, सरकार के द्वारा जो चीजें की गई उसका हम लोग अपने जीवन में धारण कर लिए। चयनित भाई तो अचयनित भाई, तो इसमें मेरिट वाले, डिमेरिट वाले, नॉट इन मेरिट वाले, ये सारा चीज जो सरकार के द्वारा कुछ किया गया उसका हम लोग खमियाजा भुगत रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम ये कहना चाहेंगे, चाहे वो 7वें चरण हो चाहे 6ठे चरण हो, सभी चरण के सभी अभ्यर्थियों को एक साथ मिल करके काम करना होगा। चाहे वो 1 से 8 क्लास के लिए हो, चाहे वो 9, 10 और 10+2 के लिए हो। जब तक हम लोग मिल करके काम नहीं करेंगे, टुकड़े टुकड़े में बट जाएंगे, तो आप समझ लीजिए कि सरकार चाहेगी कि हम लोगों को तोड़ करके टुकड़े टुकड़े में बांट दे ताकि इनकी शक्ति कमजोर हो जाए और ये हमारा अपोज नहीं कर पाए। तो हम चाहेंगे कि चाहे जो भी हो, ए स्टेट के भी हो चाहे 1 से 8 क्लास के हो, जो भी भाई हो, सब लोग मिल करके काम करें और मिल करके ही कोई काम करेंगे तभी हम लोग सरकार पर दबाव बना पाएंगे और सरकार को हम लोग हर काम को करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को क्या हो रहा है कि हम लोग आपस में बट जा रहे हैं, ये चयनित हो गए, ये अचयनित हो गए। और इतना ही नहीं, एक दूसरे के प्रति व्हाट्सएप पर ग्रुप में मैसेज करके ऑडियो वीडियो बना बना करके बांटने का जो काम हम लोग कर रहे हैं उसका खमियाजा हम ही अभ्यर्थियों को भुगतना होगा। इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि भैया आप लोग आपस में एकता को बनाए रखिए, और एकता था तभी हम लोग आज तक यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए अंत में बस इतना ही कहूंगा कि कोई हम लोगों के अंदर में कोई भेद नहीं है, सभी हम लोग भाई भाई हैं और हम लोग सब लोग मिलकर के सबके लिए काम हो रहा है। कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए नहीं हो रहा उनके लिए हो रहा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और बिल्कुल ही हमें लगता है कि जिस तरह से हम लोग एकता बना कर रखेंगे तो सरकार भी हमारी बात को सुनेगी। तो हम यही कहेंगे कि एक होकर के रहेंगे, एकता में ही बल है, तभी हम सरकार को अपनी बात को पहुंचा पाएंगे या उसको हर अपनी बात को करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो ये जाहिर सी अच्छी बात है कि एकता में बल होता है, ताकत होगा, एकजुट होकर रहिए। इसके साथ ही एक प्रश्न और याद आ रहा है एकता पे
कि आप लोग एकजुट है ही नहीं, को एस्टेट 2019 के सर्टिफिकेट से संबंधित क्वेश्चन क्यों करते हैं हमेशा कि एस्टेट का सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा। क्योंकि जैसे ही इस पे वीडियो पे चर्चा वगैरह होने लगता है, कुछ लोग कहने लगता है कि आप सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कब तक उस पे अचार खाएंगे या क्या खाएंगे, पता नहीं क्या क्या कमेंट आने शुरू हो जाते हैं, इसलिए वीडियोस नहीं आता है। नहीं, हम आपको बताते चले कि अगर आप एकजुट रहेंगे सर्टिफिकेट के लिए, अगर आप फाइट करते हैं, निश्चित रूप से सर्टिफिकेट मिल सकता था। अभी यहाँ पे एक मुद्दा ये है कि मेरिट वाला जो कॉलम है वो हटाना है या जोड़ना है, ये मुद्दा है स्टेट के सर्टिफिकेट पे। अब यहाँ कुछ है बातें जो नहीं स्पष्ट करना चाहते हैं, लेकिन इतना याद रखिए कि आपको 1-2 मंथ में अगर आप लोग कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सर्टिफिकेट आपके हाथ में देखने को मिल सकता है। विशेष कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आगे हिंट्स है, बाकी सब खुद समझते हैं। और राजेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हिंदी क्लब के साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको भी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।